आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे कोने को खंगाल रहे हैं जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती जितनी शायद होनी चाहिए। वो है, क्या कृषि भूमि को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना समझदारी है? और ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ये पारंपरिक जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी तुलना का काफी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि कृषि भूमि में निवेश के ये अनूठे पहलू आखिर हैं क्या। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो अब धीरे धीरे निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। ये सही बात है। आमतौर पर जब रियल एस्टेट निवेश की बात होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले क्या आता है? फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स या फिर शहरों के अंदर या आसपास के आवासीय प्लॉट्स। लेकिन कृषि भूमि, हाँ, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो समझदार लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं उनके लिए काफी आकर्षक हो सकते हैं। और हमारे स्रोत इसी पर काफी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो मुझे स्रोतों में दिखी वो ये है कि भाई, कृषि योग्य भूमि एक सीमित संसाधन है ना? इसे आप बना नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। शहर फैल रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये सब विकास कहीं ना कहीं जमीन पर ही तो हो रहा है। और अक्सर ये वो जमीन होती है जो पहले खेती के लिए इस्तेमाल होती थी। तो एक तरफ जरूरतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ खेती लायक जमीन या तो कम हो रही है या उतनी ही है। एकदम सही कहा आपने। ये तो अर्थशास्त्र का कह सकते हैं क्लासिक सिद्धांत है, सीमित आपूर्ति और बढ़ती मांग। जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो और उसकी जरूरत बढ़ती जाए तो समय के साथ उसकी कीमत बढ़ना लगभग तय है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बढ़ती आबादी और खाद्य सुरक्षा की जो जरूरतें हैं वो कृषि भूमि के महत्व को और ज्यादा बढ़ाएंगी। ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये डेमोग्राफिक्स और आर्थिक विकास से जुड़ा एक ठोस तर्क है। और यहीं पर शायद आवासीय भूमि की तुलना में कृषि भूमि का एक बड़ा फायदा सामने आता है। स्रोतों में इसका जिक्र बार बार है। कम प्रवेश लागत, लोअर एंट्री कॉस्ट। आप इसे थोड़ा और समझाएंगी? निश्चित रूप से। देखिए, सीधी सी बात है, आमतौर पर शहरों के बाहरी इलाकों में या ऐसे क्षेत्र जहां अभी विकास की बस शुरुआत हो रही है, वहां कृषि भूमि खरीदना शहर के किसी प्राइम लोकेशन में छोटा सा आवासीय प्लॉट खरीदने की तुलना में काफी सस्ता होता है। प्रति एकड़ या प्रति बीघा कीमत काफी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि आपका शुरुआती निवेश वो काफी कम होता है। इससे ये उन निवेशकों के लिए भी एक विकल्प बन जाता है जिनके पास शायद करोड़ों का बजट न हो। ये एक तरह से निवेश को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। हो सकता है आप शहर में 100 गज का प्लॉट ना खरीद पाएं, लेकिन उतने ही या उससे कम पैसे में शहर से कुछ दूर कई एकड़ खेत खरीदने की सोच सकते हैं। ये वाकई एक बड़ा अंतर है, खासकर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट में कदम तो रखना चाहते हैं लेकिन वो बड़े टिकट साइज से हिचकिचाते हैं। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो शायद कृषि भूमि निवेश का सबसे आकर्षक पहलू है, भविष्य में रूपांतरण मूल्य। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये वो कह सकते हैं जादुई पहलू है जहां धैर्य का सबसे मीठा फल मिलता है। जरा सोचिए, आज आपने शहर से मान लीजिए 20-30 किलोमीटर दूर एक खेत खरीदा। आज वो सिर्फ खेत है, लेकिन जैसे जैसे शहर फैलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है, नई सड़कें बनती हैं, हाईवे आते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब आपकी वो जमीन शहरी विकास की सीमा में आ जाए। तब क्या होता है? सरकार या जो स्थानीय प्राधिकरण है वो उस क्षेत्र की जोनिंग बदल सकते हैं। मतलब कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए अनुमति दे सकते हैं। अच्छा, और इसी बदलाव से फिर कीमत में वो उछाल आता है जिसकी बात होती है। बिल्कुल। जैसे ही भूमि का उपयोग कृषि से गैर कृषि में बदलता है, उसका मूल्यांकन कई गुना बढ़ सकता है, कभी कभी तो 10 गुना, 20 गुना या उससे भी ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि यही वो चरण है जहां निवेशकों को वो असाधारण रिटर्न मिलता है। हाँ, ये रातों रात नहीं होता, ये समझना जरूरी है। इसमें साल लग सकते हैं, यहाँ तक कि दशक भी लग सकते हैं। लेकिन जब ये होता है तो रिटर्न पारंपरिक निवेशों को बहुत पीछे छोड़ सकता है। ये भविष्य की संभावना पर दाव लगाने जैसा है, लेकिन ये दाव हवा में नहीं है। ये जमीन की लोकेशन, विकास की दिशा और सरकारी नीतियों जैसे ठोस कारकों पर आधारित होता है। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक तरह से भविष्य की एक संभावना खरीद रहे हैं।
और तीसरा फायदा जो स्रोत बताते हैं वो है कि ये एक वास्तविक संपत्ति है, टैंजिबल एसेट। इसका क्या महत्व है आज के समय में? देखिए, इसका बहुत महत्व है, खासकर आज की जो थोड़ी अनिश्चित दुनिया है उसमें। शेयर बाजार ऊपर नीचे हो सकता है ना? म्यूचुअल फंड का एनएवी बदल सकता है, क्रिप्टो करेंसी का तो क्या ही कहें। लेकिन जमीन वो एक भौतिक संपत्ति है। आप उसे देख सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। उसका अपना एक आंतरिक मूल्य है। आर्थिक मंदी हो या बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो, तब भी जमीन अपना मूल्य काफी हद तक बनाए रखती है, बल्कि अक्सर उसे एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है। ये आपके पोर्टफोलियो को वो एक ठोस आधार देती है जो सिर्फ डिजिटल या कागजी संपत्तियों से शायद ना मिले। हाँ, ये बात समझ में आती है, एक सॉलिडिटी मिलती है। अब अगर हम आवासीय भूमि से सीधी तुलना करें तो वहां एक चुनौती ये भी होती है कि या तो खरीदार ढूंढना है या किराएदार। अगर प्लॉट खाली है तो कोई आय नहीं, अगर घर बना है तो किराएदार चाहिए। मांग कम हो तो संपत्ति खाली पड़ी रह सकती है और ऊपर से उसकी मेंटेनेंस का खर्चा अलग। सही कहा। और यहीं पर कृषि भूमि का एक और अनोखा लाभ सामने आता है, आय क्षमता, इनकम पोटेंशियल। भले वो रूपांतरण में समय लगे। स्रोत बताते हैं कि आप अपनी कृषि भूमि को खाली छोड़ने के बजाय किसानों को पट्टे पर मतलब लीज पर दे सकते हैं। इससे आपको एक नियमित वार्षिक आय मिलती रहती है। हो सकता है ये आय बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये कम से कम संपत्ति के रखरखाव के खर्चों को निकालने में मदद करती है और आपके निवेश पर एक छोटा ही सही पर नियमित रिटर्न तो देती है। इसे एसेट स्वेटिंग भी कहते हैं, मतलब आपकी संपत्ति आपके लिए काम कर रही है, खाली नहीं पड़ी है। और इस आय पर टैक्स बेनिफिट का भी जिक्र है स्रोतों में। ये पहलू तो काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, और ये भारत में कृषि भूमि निवेश का एक बहुत बड़ा आकर्षण है, इसमें कोई शक नहीं। स्रोतों के अनुसार भारत में कृषि से होने वाली आय पर आयकर में छूट है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जमीन पट्टे पे देते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं तो उस आय पर आपको आमतौर पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इसकी तुलना अगर आप आवासीय संपत्ति से होने वाली किराए की आय से करें, जिस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बचत है। ये आपके नेट रिटर्न को सीधे तौर पर बढ़ा देता है। ये तो वाकई एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा एक और शब्द आया है, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अगर किसी के पोर्टफोलियो में पहले से ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स या फ्लैट्स हैं तो कृषि भूमि इसमें कैसा मदद करती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, विविधीकरण का मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदना नहीं होता। इसका मतलब है अलग अलग तरह की संपत्तियों में निवेश करना जिनके मूल्य अलग अलग कारकों पर निर्भर करते हों। आवासीय रियल एस्टेट वो मुख्य रूप से ब्याज दरों, शहरी नौकरियों की स्थिति और आवास की मांग पर निर्भर करता है ना? हाँ, शहरी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा। बिल्कुल। वही कृषि भूमि का मूल्य, वो मॉनसून कैसा रहा, फसलों की कीमतें क्या चल रही हैं, खाद्य मांग कैसी है, और हाँ, ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसा हो रहा है, इन जैसे कारकों से ज्यादा प्रभावित होता है। स्रोत बताते हैं कि क्योंकि इन दोनों के ड्राइवर्स अलग हैं, तो अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में कृषि भूमि को शामिल करने से आपका कुल जोखिम कम होता है। अगर एक सेक्टर मान लीजिए धीमा पड़ता है तो दूसरा सहारा दे सकता है। ये आपके निवेश को ज्यादा संतुलित और स्थिर बनाता है। समझ गया, यानी अपने रियल एस्टेट के अंडों को भी अलग अलग टोकरियों में रखना एक तरह से। चलिए, अब कुछ वास्तविक उदाहरणों पर आते हैं। स्रोत गुड़गांव और नोएडा का जिक्र करते हैं। वहां क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, ये तो क्लासिक केस स्टडीज हैं जो कृषि भूमि के रूपांतरण की ताकत को दिखाती हैं। स्रोत बताते हैं कि आज से मान लीजिए 15-20 साल पहले गुड़गांव, जो अब गुरुग्राम है, और नोएडा की जो बाहरी इलाके थे, जो आज पॉश सेक्टर या बड़े कमर्शियल हब बन गए हैं, वो तब क्या थे? वो खेत हुआ करते थे। उस समय वहां जमीन की कीमतें शायद 10-15 लाख रुपए प्रति एकड़ या शायद उससे भी कम थी। उस समय कई लोगों को ये रकम भी बड़ी लगती होगी। और आज की स्थिति? आज उन इलाकों में जमीन की कीमतें करोड़ों रुपए प्रति एकड़ में है। वहां बने आवासीय फ्लैट्स और ऑफिस स्पेस की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो जिन लोगों ने उस समय दूरदर्शिता दिखाकर, मतलब आगे का सोचकर, वहां खेत खरीदे और सबसे जरूरी बात धैर्य रखा था, उन्हें अविश्वसनीय रिटर्न मिला है। ये दिखाता है कि कैसे शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक शांत ग्रामीण से दिखने वाले इलाके को एक बेहद मूल्यवान रियल एस्टेट हॉटस्पॉट में बदल सकता है।
जैसा मैंने कहा, ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें 15-20 साल लगे, लेकिन नतीजा असाधारण था। ये कहानी सचमुच दिलचस्प है। ये असल में विकास की क्षमता को पहचानने और उस पर सही समय पर दांव लगाने की बात है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐसे अवसर आज भी मौजूद हैं या वो ट्रेन छूट गई? नहीं, स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, शायद गुड़गांव या नोएडा जैसी कहानी हर जगह हूबहू ना दोहराई जाए, लेकिन भारत के कई हिस्सों में विकास की अपार संभावनाएं अभी भी हैं। स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे वृंदावन और अयोध्या। यहाँ धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसी तरह गुजरात में धोलेरा SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आसपास के इलाकों में भी कृषि भूमि में निवेश की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इन जगहों पर अभी भी कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं, लेकिन भविष्य में बड़े पैमाने पर विकास की उम्मीद जताई जा रही है। तो हाँ, समझदार निवेशक ऐसी जगहों की पहचान कर रहे हैं जहां अगला ग्रोथ कॉरिडोर बन सकता है। तो इसका मतलब है कि निवेशक को अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ये पता लगाना कि कहाँ नए हाईवे आ रहे हैं, कहाँ कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ सरकार की कोई बड़ी औद्योगिक या इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ सस्ती जमीन कहीं भी खरीद लेने का मामला नहीं है। ये भविष्य के विकास क्षेत्रों की पहचान करने और रणनीतिक रूप से सोच समझकर निवेश करने के बारे में है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखने होंगे, सरकारी नीतियां समझनी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर नजर रखनी होगी और उस जगह के स्थानीय विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करना होगा। स्रोत सलाह देते हैं कि ये अनुमान लगाने की कोशिश करें कि अगले 10, 15 या 20 सालों में उस क्षेत्र का क्या स्वरूप हो सकता है। क्या वहां शहर फैलेगा, क्या कोई नया उद्योग आएगा, क्या पर्यटन बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब ही आपकी निवेश रणनीति को सही दिशा देंगे। ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन जैसा हर निवेश के साथ होता है, इसमें भी कुछ सावधानियां तो बरतनी ही होंगी। ऐसा तो नहीं कि बस कहीं भी गए और खेत खरीद लिया। किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्रोत बताते हैं? हाँ बिल्कुल, असावधानी बहुत महंगी पड़ सकती है। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियों पर जोर देते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है उचित टाइटल वेरिफिकेशन। मतलब जो जमीन का स्वामित्व है उसका पूरी तरह से सत्यापन करना। आपको ये पक्का करना होगा कि जो व्यक्ति या संस्था आपको जमीन बेच रही है वही उसकी असली कानूनी मालिक है या नहीं, और उसके पास बेचने का पूरा अधिकार है या नहीं। इसमें जमीन के पिछले सभी मालिकों का रिकॉर्ड देखना, जिसे चेन ऑफ टाइटल कहते हैं, सरकारी रजिस्टरों में नाम का हस्तांतरण यानी म्यूटेशन हुआ है या नहीं, और वर्तमान मालिक के नाम स्पष्ट और साफ सुथरे दस्तावेज हैं या नहीं, ये सब शामिल हैं। और मेरी सलाह है कि इसमें किसी विशेषज्ञ वकील की मदद लेना हमेशा बेहतर होता है। टाइटल क्लियर होना चाहिए और जमीन का विवादों से मुक्त होना भी उतना ही जरूरी है। अत्यंत आवश्यक। स्रोत चेतावनी देते हैं कि ये जांचना बहुत जरूरी है कि भूमि गैर विवादित, नॉन डिस्प्यूटेड हो। कई बार क्या होता है, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहे होते हैं, या फिर पड़ोसियों के साथ सीमा मतलब मेड़ को लेकर झगड़ा होता है। कभी कभी सरकारी अधिग्रहण का मामला हो सकता है, या किसी और कानूनी मामले में भी जमीन फंसी हो सकती है। खरीदने से पहले इन सभी पहलुओं की पूरी जांच कर लेनी चाहिए, वरना बाद में आप सालों तक कानूनी पचड़ों में फंसे रह सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले भी कही थी, अलग अलग राज्यों के अपने कानून। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में भूमि जो है वो राज्य का विषय है, और हर राज्य के अपने अपने नियम हैं कि कौन कृषि भूमि खरीद सकता है और कितनी खरीद सकता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि निवेश करने से पहले आपको उस राज्य के विशिष्ट कानूनों को अच्छी तरह समझना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र या कर्नाटका में कृषि भूमि खरीदने के लिए आपका किसान होना जरूरी है, या फिर आपके पास पहले से कितनी जमीन है उसकी एक सीमा तय हो सकती है। कुछ राज्य गैर किसानों को खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन शायद कुछ शर्तों के साथ। इन नियमों की जानकारी न होना आपके निवेश को अवैध बना सकता है। ये तो बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। और एक बात जिस पर स्रोत बार बार जोर देते हैं वो है धैर्य, सब्र। बिल्कुल बिल्कुल। कृषि भूमि निवेश को एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में ही देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
देखिए, आवासीय भूखंडों में कभी-कभी लोग जल्दी मुनाफा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग करते हैं, शायद साल 2 साल में खरीद बेच कर ली। लेकिन कृषि भूमि का जो असली मूल्य है, खासकर वो रूपांतरण क्षमता वाला मूल्य, वो समय के साथ ही खुलता है। इसमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज्यादा। श्रोता इसे धैर्य का पुरस्कार कहते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में संपत्ति बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत शक्तिशाली साधन हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़ पर आएं, तो निवेशकों के लिए मुख्य संदेश क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, निष्कर्ष ये निकलता है कि आवासीय भूमि अपनी जगह एक महत्वपूर्ण निवेश है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर अगर रहने का इरादा हो या शहर के विकास के साथ सीधे जुड़ने का। लेकिन जैसा कि स्रोत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, कृषि भूमि को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से कई अनूठे लाभ मिल सकते हैं, जैसे कम लागत पर एंट्री, भविष्य में असाधारण मूल्य वृद्धि की संभावना, एक नियमित आय का स्रोत लीज के जरिए, टैक्स में फायदे और सबसे महत्वपूर्ण विविधीकरण। ये आपके निवेश को स्थिरता और विकास का एक बिल्कुल अलग आयाम दे सकता है, खासकर अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। हाँ, ये अपने निवेश के विकल्पों को सिर्फ शहरी सीमा तक ही सीमित न रखकर उसके बाहर भी देखने जैसा है। और ये एक व्यापक सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जब हम संपत्ति निर्माण की रणनीति बनाते हैं तो हम कितने अलग अलग तरह के भूमि निवेशों पर विचार करते हैं। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ घर या प्लॉट तक ही सिमट कर रह जाता है, लेकिन जमीन अपने विभिन्न रूपों में धन सृजन का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, अगर उसे सही नजरिए और सही जानकारी के साथ देखा जाए। बिल्कुल। तो अंतिम विचार के रूप में मैं श्रोताओं को इस पर सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी कि कृषि भूमि में निवेश करते समय धैर्य कितना जरूरी है, और साथ ही उस जमीन की कहानी को समझने की क्षमता, मतलब उसकी भविष्य की रूपांतरण क्षमता को भांप पाना, ये कितने महत्वपूर्ण कारक हैं। स्रोत बताते हैं कि यही 2 चीजें मिलकर लंबे समय में कुछ चुनिंदा आवासीय भूखंडों से भी कहीं बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खरीदना नहीं है, ये भविष्य के उस मूल्य को पहचानने के बारे में है जो आज शायद अदृश्य हो, लेकिन कल हकीकत